क्या तुमने कभी ये चीज़ फील करी है कि तुम किसी काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास एक कला है, तुम कलाकार हो, और लोग तुम्हारी उस कला को कभी समझ नहीं पा रहे हैं, या तुम्हें वो वैलिडेशन या वो तुम्हारी उस कला को वो पहचान नहीं मिल रही है, और तुम उस चीज़ को लेके परेशान रहते हो कि यार मुझे वो वैलिडेशंस क्यों नहीं मिल रही लोगों की। तो अगर तुमने भी ये कभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। कहानी का नाम है द अ हंगर आर्टिस्ट बाय फ्रांज काफ्का। और ये कहानी बड़ी ही प्यारी कहानी है, मैंने पूरी पढ़ी, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, तुम एक रीड में ही पढ़ सकते हो, पर बहुत ही प्यारी तरीके से लिखी हुई कहानी। और तुम फ्रांज काफ्का से और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, वो ब्यूटीफुली उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। और जिन्हें कुछ एक फैक्ट है कि फ्रांज काफ्का का मोस्ट ऑफ द वर्क उसने पब्लिश नहीं किया था, उसने जला दिया था वो। पर अब देखो, जो 10% का ये हाल है, तो वो 90% में क्या सोना छुपा होगा। तो वो बात की चीज़ें हैं। अभी कहानी के बारे में आते हैं। तो कहानी इस तरह की है कि जो हंगर आर्टिस्ट होते हैं वो एक आर्ट रखते हैं, आर्ट फॉलो करते हैं भूखे रहने की। तो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, पूरी कहानी तुम खुद पढ़ना, तुम्हें मेन समरी बताता हूँ मैं कि तुम क्या सीख सकते हो कहानी से। तो वो जैसे फास्ट हमारे में कहते हैं, ऐसे व्रत रखते हैं। अब ये एक सही टर्म नहीं है, पर चल जाता है इतना तुम्हें समझाने के लिए। तो ऐसे ही वो एक केज में या एक पैटर्न में बंधे रहते हैं, और वो 40 दिन भूखे रहते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पैसे देते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है हंगर आर्टिस्ट, तो वो ऐसे ही रहता है, वो शोज़ करता है, सब कुछ करता है। तो शुरुआत की मैं कहानी स्किप कर रहा हूँ, वो थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो मेन जहाँ पर चीज़ें शुरू होती है वहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन में जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो देखता है कि यार उसे 40 दिन पूरे कर लिए अपने, जो 40 दिन एक रूल्स है इस आर्ट के भी, कि आप 40 दिन से ज़्यादा इस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते हैं, या आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलती है। पर मेन उनका ये है कि 40 दिन के बाद तुम इस चीज़ को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे ही तो 40 दिन हो गए, पर ऐसा हुआ कि उन 40 दिनों में लोगों ने उसका मजाक भी बनाया, लोगों ने उसके सामने बैठ के खाना भी खाया, जो उसे बड़ा ही बुरा लगा। और ऐसे ही तो आखिरी में जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जो वैलिडेशन उसे मिलनी चाहिए थी, पर वो उसे नहीं मिलती है, क्योंकि जिस इंसान ने वो चीज़ अरेंज कराई थी, वो कहीं ना कहीं उसकी आर्ट पे वो वैलिडेशन वो लेके चला जाता है, उसकी तारीफ़ करके या थोड़ी बहुत ही उसे क्रिटिसाइज़ करके, या कहीं ना कहीं हल्की हल्की चीज़ें कहकर वो कहीं ना कहीं उसकी जो वैलिडेशन उसकी आर्ट को मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिलती है, और वो उस इंसान वो ले जाता है दूसरे वाला। तो वो बड़ा ही परेशान होता है कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ सब कुछ। और ऑब्वियसली बात है कि मान लो तुमने पूरे साल मेहनत करी हो और तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाए, तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो वो यही फेम में ले जाता है, वो दूसरा वाला जो दूसरा इंसान है जो अरेंज करा रहा होता है सब कुछ, वो सब ले जाता है। तो वो उसमें एक लाइन लिखी थी इसने कि उसे ये लगता था कि 40 दिन के बाद भी वो आगे खींच सकता है, वो अपना हंगर जो उसका पीरियड है वो उसे आगे भी खींच सकता है, पर वो खींचता नहीं है, क्योंकि वो खिंचवाने नहीं देता है जो दूसरा जो रूल्स बनाता है। अब उसके मन में ये था कि जब मैं 40 दिन कर सकता हूँ, ये मेरी आर्ट को वैलिडेशन मिल सकती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इसे अगर आगे और ले जाऊँ तो मुझे क्या पता वो जो वॉइड है उस वैलिडेशन की वो पूरी हो जाए। तो उसके मन में था कि मैं इसे थोड़ा आगे और खींच देता हूँ, पर वो किसी तरह नहीं खींचा गया। तो उसमें एक लाइन लिखता है कि why did they want to rob him of the fame of hungering still further, of becoming not only the greatest hunger artist of all times, which indeed he probably was already, but also to outperform himself far beyond all comprehension, for he felt there was no bounds to his capacity for hungering. Why did this mob, who claimed to admire him so much, have so little patience with him? If he could endure hungering still further, why wouldn't they endure it? इस लाइन का मतलब ये है, वो कहना ये चाहता है कि जब मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मैं अपनी हंगरिंग को बढ़ा सकता हूँ, तो ये जो लोग बाग हैं ये क्यों नहीं अपनी वो पेशेंस को बढ़ा सकते हैं। पीपल आर इम्पेशेंट बाय द वे।
तो उसका यही कहना है कि मैं जब अपनी हंगर को बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी हंगरिंग पीरियड को आगे कैरी कर सकता हूँ, तो इन लोगों के पास पेशेंस क्यों नहीं है। तो फिर ये होता है, वो उस 40 दिन के हंगर पीरियड को ख़त्म करता है अपने, और जो थोड़ा बहुत वो कमा पाता है बेचारा वो कर लेता है, और जो आर्टिस्ट जो अरेंज कराता है वो कहीं ना कहीं उसके हिस्से की फेम ले जाता है। तो फिर वो सर्कस में जाके ज्वाइन हो जाता है। तो वो यही चीज़ फिर देखता है कि लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं। पिछले वाले में भी यही चीज़ हो रही थी, लोग उसे नोटिस नहीं कर रहे थे इतने अच्छे से। तो वो जब सर्कस में हुआ तो उसे एक छोटा सा एरिया दे दिया गया जिसमें वो अपनी आर्ट को दिखा रहा था अपने उस आर्टिस्ट की तरह। तो उसे वहाँ पर भी वही चीज़ें हुई, उन्हें कुछ तरह के लोग मिले, कुछ लोग उसे देखना ही नहीं चाहते थे, कुछ लोग देख रहे थे तो बस इस वजह से देख रहे थे कि आगे कब बढ़ें, क्योंकि उसने साइड में अपना वो बना रखा था अपना केज। अब यही चीज़ हुई कि अब वो आर्टिस्ट को फिर वही देख रहा था कि यार मैं किस तरह का आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि फ्रांज काफ्का ने हमेशा अपनी राइटिंग में एक चीज़ का बहुत बार जिक्र किया है कि वो कभी अपने काम को लेकर इतना श्योर नहीं थे कि यार ये काम इतना अच्छा है या नहीं, वो हमेशा डाउटफुल रहे अपने काम को लेके। तो ये कहीं ना कहीं उस मेटाफर को भी दर्शाता है उनकी लाइफ को लेके कि वो कहीं ना कहीं हमेशा डाउटफुल रहे हैं। अब वो डाउटफुल थे कि यार मैं अपनी आर्ट को है, मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है मेरी आर्ट को, और ये मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही, मतलब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोची होंगी, पर ये मेरा मानना है कि वो हंगर आर्टिस्ट अपने आप को ही कहीं ना कहीं रिजेंबल्स कर रहे थे फ्रांज काफ्का से, कि उन्हें लगता था कि उनकी आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर अगर आज हम उनकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आज हम उनकी राइटिंग्स पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा कि यार वो कितना बेहतरीन लिखते थे। अब यही चीज़ तो वो हमेशा डाउटफुल रहा, पर उस टाइम उस जो हंगर आर्टिस्ट था उसे वो वैलिडेशन नहीं मिली अपनी आर्ट की। और ये पूरी कहानी इसी चीज़ पर रिवॉल्व करती है कि कैसे लोग एक आर्टिस्ट को दबाते हैं कि बस उसे उस चीज़ की वैलिडेशन ना दे के, और आर्टिस्ट को समझना होता है कि लोग वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आर्ट ख़राब है। लोगों के पास वो समझ नहीं है कि वो आर्ट समझ सके। आज सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अगर आज से 20 साल पहले को किसी ने रैप का या किसी ने हिप हॉप, ये सारी जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, या ये यूट्यूब, अगर इस चीज़ का कभी जिक्र किया होता तो उन्हें कभी नहीं समझ में आता, और वो तुम्हारी उस आर्ट को, उस कला को हमेशा खारिज करते, वो उस चीज़ को कभी वो थॉट भी ना लाते उस चीज़ के लिए। पर आज के समय में चीज़ें डिफरेंट है, और हमें नहीं पता कि आज से 10-20 साल बाद भी क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो यही चीज़ होती है कि इंसान हमेशा क्रिटिसाइज़ करने में लगा रहता है, इंसान को, कला को, लोगों को, लड़कियों को, हर किसी को उसे क्रिटिसाइज़ करना है, अपने आप को। सबसे ज़्यादा इंसान अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता है क्योंकि वो अपने आप से ही खुश नहीं है। अब यही चीज़ तो उसमें वही करता है। जैसे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी थी, द हंगर आर्टिस्ट ऑलवेज एंड द ओनली हंगर आर्टिस्ट। वो चीज़ें जो फील करता है वो ये अपने आप को कहता है कि सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ ये चीज़ें, कोई और नहीं समझ सकता मेरे हिस्से की। तो ऐसे ही जब वो सर्कस में चला जाता है तो अब सारी चीज़ें होती हैं, लोग उसे फिर भी नहीं देख रहे होते, वो अपना पीरियड फॉलो करता है और वो ऐसे ही चलता रहता है। शुरुआत में थोड़े बहुत लोगों ने नोटिस भी किया, फिर नोटिस भी करना बंद कर दिया। तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में वो लाइन लिखता है कि एनीवन हु डजंट फील इट कांट बी बॉट टू अंडरस्टैंड इट। एंड यही फैक्ट है कि जब किसी इंसान को समझ ही नहीं है उसकी कला क्या है, तो तुम अपनी कला कभी बेच नहीं सकते। और एक बड़ी सैड लाइन लिखी थी उसने, वो भी मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। द हंगर आर्टिस्ट हु चीटेड ही लेबर्ड हॉनेस्टली बट द वर्ल्ड चीटेड हिम ऑफ हिज रिवॉर्ड। तो वो दुनिया को कहता है कि यार मैं तो इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं तो हर चीज़ें अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ, पर एट द सेम टाइम वो डाउटफुल भी है कहीं ना कहीं। पर वो ये कहता है कि मैंने चीट नहीं किया है, मुझ पे लोगों ने चीट किया है उसकी कला को ना समझ के। और लोगों को कला बहुत धीरे समझ में आती है, लोग कहीं ना कहीं डम्ब होते हैं, लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही सर्कस में होता है। अब सबसे थोड़ा लास्ट पार्ट, क्लाइमैक्स। तो एक सुपरवाइज़र आता है, वो नोटिस करता है हंगर आर्टिस्ट को, वो कहता है कि तुम कब से कर रहे हो ये हंगरिंग, ये तुम्हारा पीरियड। वो कहता है कि 40 दिन का पीरियड होता है, ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, कब से कर रहा हूँ। तो तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी? तो वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी।
पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम, मतलब कहने का उसका मतलब ये होता है कि तुम रोक क्यों नहीं रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और तुम इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं करते हो। वही कहता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप इट, लाइक ये वो चीज़ें बोलता है उसे। तो अब खाली क्योंकि पूरे उस पीरियड में कोई किसी ने उसकी कला को नहीं समझा, वो अकेला इंसान था जिसने उसकी वो आके उससे बात करी, बाकी लोगों ने तो उससे बात भी करना नहीं समझा। तो वो ऐसे ही पूछता है कि मुझे भूख इसलिए नहीं लगी है, समझाता है कि उसे भूख क्यों नहीं लगी है। तो वो एक चीज़ कहता है कि आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड यू टू एडमायर माई हंगरिंग, सेड द हंगर आर्टिस्ट। तो वही कहता है कि मुझे किसी इंसान से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चीज़ चाहिए कि लोग जो मेरी कला है या जो मेरी हंगरिंग पीरियड है उसकी इज्जत कर लें, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वही जो सुपरवाइज़र है वो कहता है कि वी डू एडमायर इट, पर फिर हंगर आर्टिस्ट कहता है कि यू शुडेंट एडमायर इट। अब वो कहता है कि ये क्या बात हुई भाई, मतलब तुम अभी कह रहे हो कि एडमायर चाहते हो, पर तुम फिर उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि मुझे वो एडमायरेशन नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि देन वी डोंट एडमायर इट, सेड द सुपरवाइज़र। मतलब अब फिर वो कहता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है उसके मन में कि यार ये, तो फिर उसके बाद ये चीज़ होती है, बिकॉज आई हैव टू हंगर, आई कैन नॉट डू अदरवाइज, सेड द हंगर आर्टिस्ट। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो वो आखिरी में पूछता है सुपरवाइज़र कि थोड़ा लगा के कि तुमने तोड़ा क्यों नहीं ये चीज़, जो अपनी हंगरिंग तुमने स्टॉप क्यों नहीं करी। तो वो कहता है कि बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड द फूड डैट वॉज टू माई टेस्ट। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज़ जो आखिरी तक टिके उन्हें समझ में आएगी, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर वो खाने की बात कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर वो वैलिडेशन की बात कर रहा है। देखो कितना भरा हुआ इंसान है वो, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड द फूड डैट वॉज टू माई टेस्ट। अब लोग सोचेंगे कि खाने की बात कर रहा है, वो खाने की बात कभी कर ही नहीं रहा है, वो बात इस चीज़ की कर रहा है कि मुझे मेरी कला की इज्जत ही नहीं मिली, तो मैं अपनी कला को छोड़ूं कैसे। और ये चीज़ इतनी डीप है, तुम्हें जो आर्टिस्ट है वो समझेंगे इस चीज़ को कि उसका कहने का पर्सपेक्टिव क्या था। कि मतलब तुम लाइन सुनो यार एक बार, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड द फूड दैट वॉज टू माई टेस्ट, if I had found it, believe me, I would not have caused a stir and would have eaten my fill, because like you and everybody else. There was his last word. तो यहाँ पर वो ये बात बोल के मैं तुम्हें वापस पढ़ के बता दूँ एक और बार। Because I could not find the food that was to my taste. If I had found it, believe me, I would not have caused a stir and would have eaten my fill like you and everybody else. There was his last word. These were his last word. मैंने गलत बोल दिया। अब देखो उस इंसान को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो खाना, और वो खाना उसके लिए ये नॉर्मल खाना नहीं था जो हम रोटी खाते हैं, ये सब कुछ नहीं था। उसके लिए वो खाना थी उसकी कला की इज्जत, और वही चीज़ उसे आखिरी तक नहीं मिली। और इसी तरह वो आखिरी तक तड़पता रहा अपनी कला की इज्जत को कराने के लिए, पर उसे वो इज्जत कभी मिली ही नहीं, और वो कभी उस भूख को मिटा ही नहीं पाया जो वो भूख उसे लगी हुई थी, जो उस रिस्पेक्ट की, वो वैलिडेशन की, वो ट्रस्ट की, वो जो भूख थी वो कभी पूरी कर ही नहीं पाया अपनी। तो यही होता है इंसानों के साथ भी। आर्टिस्ट हमेशा अपनी कला के लिए भूखे रहते हैं कि उसकी कला की कोई इज्जत कर ले, वरना खाना तो देखो तुम्हें भी पता है कि सब कमा के खाएंगे ही। पर यही है हंगर आर्टिस्ट की मेन जो थीम है सब कुछ। और आखिरी में एक बड़ा इंसिडेंट होता है कि लोग उसकी बॉडी को बरी कर देते हैं और एक पैंथर ले आते हैं उसकी जगह, और वो पैंथर को देखते हैं, सब कुछ लोग उसे देखते हैं, उसके तड़पते पे देखते हैं। यही चीज़ है कि कलाकार को इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल से मिलती है, और कला पे भरोसा होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी अगर हमें ही भरोसा नहीं होगा अपनी कला पे, तो दूसरा क्या ही भरोसा करेगा हमारे ऊपर। तो यही एक चीज़ है, समझना होता है हमें कि हमें वो फूड चाहिए होता है हमारे टेस्ट का। वो फूड कुछ भी हो सकता है, हमारी कला, हमारा पैसा, हमारा रिश्ते, हमारा परिवार, वो चीज़ें चाहिए होती हैं इंसान को। इन चीज़ों के बिना इंसान अधूरा है, और यही होता है फिर वो आखिरी तक वैलिडेशन ढूंढता रहता है, और उसे वैलिडेशन कभी मिलती नहीं है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो थैंक यू। पर यही कि वैलिडेशन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना बेकार है।
लोग देंगे, नहीं देंगे, पर अगर तुम्हें भरोसा है अपने ऊपर कि हाँ मेरी कला अच्छी है, तुम्हें आज नहीं तो कल वैलिडेशन ज़रूर मिलेगा। भरोसा रखो।